सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको कहते हैं द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से अभी सम्मानित किया। तो ये सम्मान दिया है मॉरिशस ने। और अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस ने अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है। तो अभी 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए और जब वो वहां गए तो मॉरिशस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। और इस सम्मान को क्या कहते हैं मैंने आपको बताया, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये सम्मान का नाम है। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और पॉइंट याद रखना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए तो उनके स्वागत में पारंपरिक गीत गवाई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गीत गवाई ये एक पारंपरिक भोजपुरी स्वागत संगीत कार्यक्रम है। और आपको बता दूं, यूनेस्को ने 2016 में ये गीत गवाई को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था। तो इसको भी ध्यान रखना, यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। बाकी अभी मॉरिशस ने अभी 12 मार्च 2025 को अपना 57वां राष्ट्र दिवस मनाया। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी मॉरिशस के राष्ट्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जा चुके हैं। 2015 में गए थे वो चीफ गेस्ट बन के। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना कि अभी भारतीय सेना का जो युद्ध पोत है जिसका नाम है INS इम्फाल, इसने मॉरिशस में राष्ट्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। तो पूछ सकते हैं किस युद्धपोत ने, तो INS इम्फाल ने। और इन सब के अलावा भारत और मॉरिशस के बीच में भी 8 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें मोदी जी के वहां जाने से हुई है वो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको सारी बातें बता दी है। कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, मैंने सारी बातें आपको बता दी है, ध्यान रखना। अब एक काम यहाँ पे हम ये करेंगे, मॉरिशस की बात है तो मॉरिशस तो मैं आपको लेकर के चलूंगा ही, मॉरिशस मैप में दिखाऊंगा, उसके स्टैटिक और करंट अफेयर्स बताऊंगा। लेकिन अभी मोदी जी को 2024 और 2023 में जो जो देशों ने अभी सम्मान दिए हैं वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो एक तो ये मॉरिशस वाला हो गया। अभी दिसंबर में कुवैत ने ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से उनको सम्मानित किया। बारबाडोस ने उनको सम्मानित किया था। अनाउंसमेंट इसका नवंबर में हो गया था और दिया अभी 2-4 दिन पहले हमने पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस इसको कहते हैं। गुयाना ने अपना सम्मान, सर्वोच्च सम्मान दिया था, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना कहते हैं। डोमिनिका ने दिया था डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। नाइजीरिया ने दिया था ऑर्डर ऑफ द नाइजर। रशिया ने दिया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। भूटान ने दिया था ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। तो ये तो सारे 2024 तक के हो गए। ये तो सारे 2024 तक के हो गए। अब 2023 में देखते हैं। ग्रीस ने दिया था ऑर्डर ऑफ ऑनर। फ्रांस ने दिया था लीजन ऑफ ऑनर। इजिप्ट ने दिया था ऑर्डर ऑफ द नील। और पापुआ न्यू गिनी, इसने ऑर्डर ऑफ लोगोहू। और फिजी ने दिया था ऑर्डर ऑफ फिजी। ये सारे 2023 और 2024 और आज जो मिला 2025 का, सब मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अब बात मॉरिशस की है। ये रहा मैप में मॉरिशस। तो इसकी कैपिटल होती है पोर्ट लुइस। करेंसी है मॉरिशन रुपी। प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री है नवीन राम गुलाम। मॉरिशस से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो यूनाइटेड किंगडम अपने अधीन चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सियो को मॉरिशस को वापस कर देगा, ये घोषणा हुई थी। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र ये आपको मॉरिशस में मिल जाएगा। आइडियाज योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना मॉरिशस। और अभी भारतीय नौसेना के INS सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया था, तो मॉरिशस। और ये हमने पढ़ ही लिया है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना मॉरिशस से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में भारतीय बैंक संघ के CEO के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अतुल कुमार गोयल को। तो सिंपल सा याद रखेंगे, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए CEO कौन बन गए हैं, अतुल कुमार गोयल बन गए हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन ये सभी भारतीय बैंकों का एक एसोसिएशन है, एक संघ है, जिसकी स्थापना होती है 1946 में। मुंबई में आपको मुख्यालय मिल जाएगा। अब देखो, ये अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो अभी हुए वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। जैसे RBI के नए गवर्नर बने संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने ज्ञानेश कुमार, ये भी 26वें नंबर के। और चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर बने विवेक जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी दूसरे
प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव कौन बने? शक्तिकांत दास। इनके अलावा ऑलरेडी एक है पीके मिश्रा। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन। अभी इनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया। उसी नीति आयोग के सीईओ का भी कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया। उनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। मनन कुमार मिश्रा अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7वीं बार अध्यक्ष बनाए गए। सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने? तुहिन कांत पांडे। अच्छा, 11वें ही नंबर के अभी इसरो के अध्यक्ष बने थे। चलो आप बताओ इसरो के अभी 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं, क्या नाम है उनका? बाकी रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बने डॉक्टर मयंक शर्मा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ये के संजय मूर्ति बने थे। और लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये एस दुबे बने थे। तो ये तीनों मिलते जुलते अपॉइंटमेंट है, तो आप कंफ्यूज न हो इसलिए मैंने आपको एक साथ लिख करके यहाँ पे याद करवा दिया। और ये भी नए ही हैं, ये कैग पिछले साल ही बने थे और ये तो अभी बने ही हैं, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में जारी IQ एयर की 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन से स्थान पे रखा है? तो भारत को 5वें स्थान पे रखा है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। जारी किया है ये स्विट्जरलैंड स्थित एक एयर टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसने रिपोर्ट जारी की है। और इसमें भारत को दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया है। वहीं अगर इसमें टॉप पर बात करें यानी कि सबसे प्रदूषित देश किसे बताया, तो चाड को बताया। दूसरे स्थान पे बांग्लादेश, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और 5वें पे रखा है भारत को। लेकिन अगर हम बात करते दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे बताया, तो वो है बर्नीहाट, मेघालय को। मेघालय का जो बर्नीहाट शहर है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। उसी तरह से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कैपिटल वो बताई गई है दिल्ली। और दुनिया के आप कह सकते हो 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 13 है। और इसी रिपोर्ट में या इस रिपोर्ट के अनुसार ओशिनिया जो क्षेत्र है वो दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र बताया गया है। ठीक है, तो सिंपल सा अभी तो याद रखेंगे कौन सी रिपोर्ट है, किसने जारी किया है, और इसके अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया। अच्छा, इसी तरह से कुछ और सूचकांक, इंडेक्सेस, कुछ रैंकिंग में आपको रिवाइज कराता हूं। ये सारी 2025 वाले ही प्रश्न हैं यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान, टॉप पे चाइना है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत 123वें स्थान पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कोलकाता है, जबकि टॉप पे कोलंबिया का बैरंगविला है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक 25 है, टॉप पर यूएस है। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है और भारत में टॉप पर कर्नाटक है, जबकि पूरे विश्व में टॉप पर ब्राजील है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में टॉप पर चाइना, तो तीसरे पे भारत है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले पे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा है। फोर्ब्स की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत 12वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप पर कर्नाटक है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों में पश्चिम बंगाल टॉप पर है, 543 पक्षी प्रजातियां हैं यहाँ पे। उसके अलावा अभी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में कंपनियों के द्वारा आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा धन जुटाने के मामले में भारत टॉप पर है। और मेट्रो रेल नेटवर्क में चाइना पहले पे, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे भारत, जबकि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है अमेरिका के बाद। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, बुर्किना फासो पहले स्थान पर है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 आई थी, नाइट फ्रैंक ने जारी किया, उसमें भारत 4थे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान है। और अभी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में टॉप पर स्वीडन है। वर्किंग वुमेन्स के लिए कौन सा सबसे अच्छा देश है ये इसमें बताया जाता है, द इकोनॉमिस्ट ने इसको जारी किया है। तो ये 2025 के सारे इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स इंडेक्सेस मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने आपको बोला था कि टॉपिक वाइज
जो करंट अफेयर्स है, और उसमें भी मंथली वाइज मैंने क्विज लाने का प्रॉमिस किया था और वो क्विज अभी तक आई नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या? तो देखो, अगर मैंने आपसे बोला है तो मैं जरूर लेकर के आऊंगा, और मैं उस पर डेली काम कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, इतना आसान नहीं होता है। पहले तो मुझे टॉपिक वाइज क्विज बनानी है। टॉपिक वाइज मतलब क्या हो गया, जैसे कि अभी तो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कभी अवार्ड्स का प्रश्न आ गया, कभी बुक का आ गया, कभी निधन का आ गया, कोई सबमिट आ गई, कभी क्या आ गया, कभी क्या आ गया, मिक्स में आ रहे हैं। लेकिन टॉपिक वाइज में क्या होगा, अगर बुक वाला मैंने फोल्डर बना दिया, बुक वाली क्विज डाल दी, तो सारे बुक के ही प्रश्न उसमें होंगे। सबमिट वाला सम्मेलन का डाल दिया, तो करंट अफेयर्स में जो जो सबमिट पड़ी है वो सारे सबमिट वाले ही प्रश्न होंगे, कोई दूसरा प्रश्न नहीं होगा। और उसमें भी मैंने आपको ये कहा था कि टॉपिक वाइज तो मैं बनाऊंगा ही सही, उसके अलावा मंथली वाइज भी बना करके दूंगा। मतलब जैसे कि आपने चाहा, आप चाहते हो कि मैं फरवरी में कौन कौन सी बुक्स न्यूज में आई थी करंट अफेयर्स में, वो मैं लगाना चाहता हूं, तो आप बुक्स वाले सेक्शन में जाओगे। बुक्स के अंदर भी आप देखोगे कौन से महीने की आपको लगानी है, फरवरी लगानी है, जनवरी लगानी है, मार्च लगानी है। जैसे अपॉइंटमेंट्स आपको लगाने हैं, आप चाहते हो कि जनवरी में जो जो अपॉइंटमेंट्स हुए मैं उसकी क्विज लगाना चाहता हूं, तो आप अपॉइंटमेंट्स में जाओगे। अपॉइंटमेंट्स में जाते ही सारे महीने आपके सामने आ जाएंगे, कौन से महीने में जाना चाहते हो, तो उस महीने में चल जाओगे। उस महीने में जो जो अपॉइंटमेंट्स करंट अफेयर्स में रहे वो आप सारी क्विज लगा पाओगे। तो इस तरह का मटेरियल, बेस्ट मटेरियल मैं आपको तैयार करके दे रहा हूं, तो उसी पे मैं काम कर रहा हूं। देखो, मेरा छोटा सा चैनल है, मेरे दूसरों की तरह आप खुद देख रहे होंगे, ये कोई बात छुपाने वाली है नहीं। दूसरों की तरह लाखों में कोई व्यूज आते नहीं है, मुश्किल से पूरे 24 घंटे में 10, 12, 13 हजार व्यूज आते हैं। कुछ नहीं होता इससे, और इसी कारण से मेरे पास कोई टीम वगैरह है नहीं। जो भी काम करना है मुझे करना होता है, और मेरे पास लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे ही है। तो जितना समय मैं दे पाता हूँ उतना मैं उसमें दे रहा हूँ, डेली उसमें धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। और मैंने आपसे ये प्रॉमिस भी किया था कि मार्च तो मुझे पूरा लग जाएगा, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन हमारे हाथ में आई थी फरवरी के शायद स्टार्टिंग में या मिड में, तब से मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया। तो मुझे जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों की क्विजेज डालनी है टॉपिक वाइज सेट करके, तो टाइम तो लगेगा ना। हाँ, आपको अपडेट में ये दे सकता हूँ कि अभी मार्च कंप्लीट कर दिया है मैंने, फरवरी आधा हो चुका है, अब आधा फरवरी और पूरा जनवरी और बाकी है, जिसमें आप मान के चलो मुझे 10-15 दिन और लग जाएंगे। तो पूरा मार्च ही समझो, है ना। कभी मुझे कम टाइम मिलता है तो मैं नहीं डाल पाता हूँ, काम नहीं कर पाता हूँ, कभी मिल जाता है तो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही होगा मैं आपको बोल दूंगा। अभी मैंने वो चीजें शो भी नहीं कर रखी है उसमें, क्योंकि वो वर्किंग में है। तो इन चीजों का आपको अपडेट मिल जाएगा। अपडेट के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, क्योंकि अपने एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं, तो जो भी अपडेट होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। जब भी कोई क्विज आती है, पीडीएफ आता है, या कोई भी बात मुझे बतानी होती है, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ज्वाइन। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्लीज रिक्वेस्ट रहती है, अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो अपने इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया। तो सही उत्तर होगा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर लिया है। तो अभी राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने मोर इन कॉमन ब्रांड अभियान के तहत अपना नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर लिया है। सिंपल सा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कॉमनवेल्थ से आपको याद आएगा, अभी कॉमनवेल्थ डे भी हमने मनाया, राष्ट्रमंडल दिवस जिसे आप कहते हो। ये हर साल मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने 10 मार्च को मनाया, और थीम भी रही इसकी, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़े। कॉमनवेल्थ मैंने आपको बताया भी था, जो कॉमनवेल्थ है, जो राष्ट्रमंडल है, 56 सदस्य देशों का एक संघ है। इसमें वही देश हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे, और इन्हीं देशों के बीच में जो गेम्स होते हैं उनको कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। हर 4 साल में होते हैं। लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था, 22वां संस्करण था, बर्मिंघम यूके में हुआ था। और जो अगला संस्करण है 2026 वाला, 23वां संस्करण, वो कहाँ पे होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। पहले ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। तो अब याद रखना कहाँ पे होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और ये प्रश्न एग्जाम में आया था कि पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब और कहाँ पे, ये दोनों तरह के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। कब और कहाँ पे हुआ था, तो 1930 में ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, क्या कभी भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर चुका है, तो कब और कहाँ पे। तो 19वां संस्करण हुआ था भारत में, 2010 का वो साल था, और भारत में भी कहाँ पे, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इसे नेम चेंज वाला प्रश्न था, तो कुछ करंट अफेयर्स के ही प्रश्न मैं आपको बताता हूं जिनमें हमने पढ़ा था कि अभी नाम बदले गए हैं। तो देखते हैं किन किन के नाम बदले गए। तो एक तो अभी हमने देखा
महाराष्ट्र ने अपनी कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे रखा था। कर्नाटक ने रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे रखा था। आप लोग बताना अभी किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे रखा गया था। उसके अलावा जोमेटो ने अपना नाम बदलकर एटर्नल कर लिया और कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग हो गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 नाम का जो इनका एक प्रशिक्षण विमान है, ट्रेनिंग देने वाला एक विमान है, उसका नाम बदल दिया और नाम बदल के यशस कर दिया। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव कर दिया, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अभी बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे हो गया। और असम सरकार ने जगी रोड में जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना रहे हैं उसका नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे कर दिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, नेशनल नो स्मोकिंग डे। एक्चुअली में मार्च महीने के दूसरे बुधवार को ये मनाया जाता है, तो इस बार 12 मार्च को मनाया गया। तो धूम्रपान या तंबाकू सेवन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। और अगर मैं आपसे पूछूं देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश बना था। अच्छा, इसी तरह से जैसे कि ये हो गया ना धूम्रपान निषेध दिवस, अगर मैं पूछूं विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब होता है? 12 जून को। अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब होता है? तो वो 6 मई को होता है। वैसे दिवस वाला प्रश्न है, चलो मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो देखो, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 10 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में हमने मनाया। और अब हमने देखा 12 मार्च को ये धूम्रपान निषेध दिवस भी होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच अभी कॉर्पेट यानी कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जो कि एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, इसका अभी आयोजन हुआ। इसका ये 6ठा संस्करण हुआ। ये भी 10 और 12 मार्च के बीच में हुआ। अच्छा, और इसी के साथ दोनों देशों के बीच में बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन भी हुआ। ये इसका 4था संस्करण था। और ये दोनों हुए कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में हुए। और इसमें भारत की तरफ से INS रणवीर युद्धपोत ने हिस्सा लिया। अब मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है। अभी 2025 में हमने कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस का आयोजन किया, किसमें पार्टिसिपेट किया भारत ने, वो सब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। लेकिन बांग्लादेश की बात है तो पहले मैं बांग्लादेश ले चलता हूँ। ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल होती है ढाका, और ढाका में ही आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। करेंसी टका है और यहाँ के प्रेसिडेंट है मद शहाबुद्दीन। चलो अब एक्सरसाइजेज में आपको रिवाइज करा दूं। एक तो हमने डेविल स्ट्राइक के बारे में पढ़ा था, भारतीय सेना और वायुसेना ने आयोजन किया था। और ला पेरोस अभ्यास, फ्रांस ने इसका आयोजन किया था। बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत की तरफ से INS मुंबई ने कहा मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जलडमरू मध्य स्ट्रीट में। एक्यूवेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने इसका आयोजन किया था हिंद महासागर में। साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ था राजस्थान में। विंग्ड रेडर अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना ने आयोजन किया था पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास था, इंडोनेशिया ने आयोजन किया था, बाली इंडोनेशिया में। भारत ने भी हिस्सा लिया। और सागर कवच इंडियन कोस्ट गार्ड ने आयोजन किया था पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस ने आयोजन किया था बेट द्वारका गुजरात में। उसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास, ये इसका आयोजन अमेरिका ने किया था पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर। बहुपक्षीय अभ्यास है, ये भी भारत ने हिस्सा लिया। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था जोधपुर राजस्थान में। खंजर अभ्यास अभी 12वां संस्करण हुआ था भारत और किर्गिस्तान के बीच में। कहा? किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में। तो ये सारे एक्सरसाइज अभी 2025 में हुए। और सब में आप देखोगे चाहे आयोजन भारत ने किया हो या किसी और देश ने, मैंने आपको वो रिवाइज कराए हैं जिन जिन में भारत का नाम है, क्योंकि यही वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादातर चांसेस इन्हीं का है जिसमें भारत का कंट्रीब्यूशन हो, भारत का पार्टिसिपेशन हो। ठीक है,
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर होगा शुभमन गिल को। तो अभी फरवरी माह के लिए अभी शुभमन गिल को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वैसे आपको बता दूं, शुभमन गिल को ये तीसरी बार आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है या आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इससे पहले 2023 में जनवरी और सितंबर महीने में उनको चुना गया था। तो हमने देखा फरवरी में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अभी शुभमन गिल को चुना गया, और महिलाओं में एलाना किंग को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। बाकी देखो, अगर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में मिलेगा, और चेयरमैन नए बन गए कौन? जय शाह। और अभी आपको याद है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इसको भारत ने जीत लिया। भारत ने तीसरी बार जीता, न्यूजीलैंड को हराया, ये आप सभी को पता है। नवा संस्करण था जो कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान और यूएई में हुआ था। अच्छा, इसके अलावा भी और इससे जो जो प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है और इसको भारत ने जीत लिया, तो आप मान के चलना आपके एग्जाम में यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि प्रश्न कोई ना कोई पूछा जाए। अब वो क्या प्रश्न आता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार होके जाए ना कि कैसा भी प्रश्न आ जाए, हमारा आंसर राइट होना चाहिए, हमें मार्क्स मिलना चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर भी आपका एक क्विज बना दिया है। जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे उसमें बना दिए। लगभग 16-17 प्रश्न बनाए हैं। अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के वो क्विज आप लगा लेना। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नाम से क्विज आपको दिख जाएगी फ्री क्विज वाले सेक्शन में जाकर के। ठीक है, तो तैयारी अपनी पूरी रखना। मेरी तरफ से मैंने तैयारी कर दी है, आप अपनी तैयारी पूरी रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी? और अभी इनका नाम क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। तो आंसर होगा वीर रामास्वामी। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वीर स्वामी रामास्वामी का भी 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज थे जिनके खिलाफ 1991 में महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू की गई थी। वे 1989 से 1994 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे। अच्छा, अगर आपसे पूछे ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग की कार्यवाही के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आंसर होगा आर्टिकल 124 का क्लॉज 4। अच्छा, निधन वाला प्रश्न है, ऑब्ituary सेक्शन। तो चलो देखते हैं अभी 2025 में कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम जिनके हाल ही में निधन हुए। जैसे कि मिलिंद रेड्डी के बारे में हमने पढ़ा था, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट के नाम से जानते थे। सुक्करी बोम्मागोड़ा कर्नाटक के हलक्की वोक्कालिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका थी, और उन्हें समुदाय की लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था। इनका भी निधन हो गया। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस कैलेटी का निधन हो गया। वे हंगरी से थी। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन का निधन हो गया। 2024 में पद्मश्री भी मिला था। हमारे पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार आर चिदम्बरम का निधन हो गया। 1999 में पद्म विभूषण मिला था। वर्तमान में कौन है हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार? अजय कुमार सूद है। और दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला या व्यक्ति का निधन हो गया। जापान की टोमिको इटुका थी, अभी तो ब्राजील की एक नन बन गई हैं। डॉक्टर KM चेरियन हृदय रोग विशेषज्ञ थे। 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी की थी, उनका निधन हो गया। और नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति का निधन हो गया। सैम नुजोमा नाम था। ओडिसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया। और गोदावरी सिंह काष्ठ कला से संबंधित थे, लकड़ी के खिलौने बनाते थे। 2024 में पद्मश्री मिला था इनको। उसके अलावा भी दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रेपर का निधन हो गया। वे साउथ अफ्रीका से थे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे। इनका निधन हो गया हाल ही में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश इंपोर्टर कंट्री कौन सा है? तो आंसर होगा यूक्रेन। तो अभी हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 में या इस पीरियड के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश ये यूक्रेन को बताया गया। मतलब पूरे विश्व में जितने देशों ने हथियार आयात किया, इंपोर्ट किया ना, उसका 8.8% तो इसी के पास गया। दूसरे स्थान पे भारत है 8.3% के साथ। तीसरे स्थान पे कतर है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं भारत की, पर्टिकुलर भारत की, कि भारत ने सबसे ज्यादा हथियार किस देश से खरीदा, तो सबसे ज्यादा हथियार हमने रशिया से खरीदा है। उसके बाद इजराइल से, उसके बाद फ्रांस से, उसके बाद अमेरिका से।
तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? सिप्री। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना होती है 1966 में। मुख्यालय आपको स्टॉकहोम स्वीडन में मिलेगा, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने शेटारा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो अब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में शेटारा अभियान शुरू किया है। तो इस पहल का उद्देश्य है महिलाओं के बीच स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, साथ ही अधिक से अधिक महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में भी शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा, बीमा एजेंट से आपको याद आएगा, मोदी जी ने बीमा सखी योजना शुरू की थी हरियाणा के पानीपत से, अभी दिसंबर में, आपको याद होगा। और उस योजना को शुरू करने वाला भी दूसरा राज्य कौन सा बन गया? गोवा, वो भी याद रखना। वैसे ये जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, 2006 में स्थापित हुआ था। ये चेन्नई, तमिलनाडु में मुख्यालय है। एमडीसीओ आनंद रॉय है। और इंश्योरेंस से याद आएगा, अभी बजट में हमने देखा इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसमें एफडीआई को 74% से बढ़ा के 100% कर दिया है। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। पीडीएफ, क्विज, ये सब आपको मिल जाएगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लें कल की क्विज के टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन कौन रहे और कौन सी क्विज है ये। तो डेली टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए मैं लेकर के आता हूं, पिछले एक साल के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपके सामने आते हैं। तो उसमें देखो, पहले स्थान पे जयकरण है, फिर नितिन, रविश, नीरज, रितेश, मंजू, नीले। क्रैक एग्जाम, ये मैं नहीं हूं लेकिन हमारे कोई प्यारे स्टूडेंट हैं, और एक है धधकती पंक्तियान। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी क्विज लगाते रहें, और जो लोग क्विज लगा रहे हैं वो एक बात का जरूर ध्यान रखें, बार बार मैं रिपीट करता हूं, जब भी आपने क्विज लगाई तो जो भी प्रश्न आपके गलत गए तो आपको उस क्विज को वापस लगाना है। चाहे 4 घंटे बाद लगाओ, सुबह की शाम को लगाओ, शाम की सुबह लगाओ, लेकिन इस क्विज को वापस लगाना है जब तक कि वो सारे क्वेश्चन आपके राइट नहीं चले जाते। और बीच बीच में जब भी आपको समय मिल जाए तो पुरानी क्विजेस को भी रिपीट करते रहो, रिविजन बहुत जरूरी है। बाकी चलो कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? असम ने। फिर पूछा विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है प्रणव वेंकटेश ने। और भारत अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन किस देश से खरीदेगा? रशिया से। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की? त्रिपुरा। राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया 10 मार्च को। और पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मदन मोहन सती। साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? नारिका। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? गुजरात। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह नेशनल सेफ्टी डे मनाया वीक, ये 4 से लेकर 10 मार्च तक मनाया गया। और आखिरी प्रश्न पूछा अल्फ्रेड नाम का चक्रवात ने भी किस देश में तबाही मचाई? तो ऑस्ट्रेलिया। तो चलो फिर कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ये अब कब मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 21 दिसंबर को। नया दिवस है, याद रखना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।